बेटा कल वाली क्लास में हम पेनक्रियास के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और पेनक्रियास के स्ट्रक्चर के बारे में जब हमारा डिस्कशन चल रहा था तो मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि ये हीटेरोक्राइन ग्लैंड है या मिक्स टाइप की ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं। आइलेट ऑफ लैग्रेंज जो है वो इसका एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट होता है, और आइलेट ऑफ लैग्रेंज में 4 तरह की सेल्स मिलती हैं यहाँ, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स, जो अलग अलग केमिकल्स का सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अल्फा सेल से एक हार्मोन निकल रहा है जिसको मैंने ग्लूकागोन हार्मोन कहा, और जो हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर था जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता था बाय रिड्यूसिंग द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज बाय द सेल्स। इंसुलिन के लिए मैंने कहा था हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है जो यहाँ पर है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको रिड्यूस करता है यहाँ पर, ठीक है। और इंसुलिन के बारे में मैंने ये भी कहा था कि इंसुलिन जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और उसके कुछ और फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ बात करें, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द इंसुलिन, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द अदर फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन। तो देखो बेटा, इंसुलिन के मैं जो फंक्शन बात कर रहा था, है ना, तो इंसुलिन के लिए एक तो मैंने कहा था कल, जो मैंने कहा कि ये क्या है, एंटागोनिस्टिक है ना, एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागोन। ग्लूकागोन के एंटागोनिस्टिक होता, उल्टा काम करता है उसके, है ना, एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागोन होता है। माने क्या करेगा इंसुलिन जो है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये इंसुलिन का काम है, ध्यान देना। जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये कौन प्रमोट करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है बेटा। और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, जिसको मैंने क्या कहा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा था, है ना, ये कौन करता है, ये ग्लूकागोन करता है। तो अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, देखो हो गए। कहां पर, इन मसल्स एंड लीवर में, क्योंकि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना है या ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये कहाँ हो रहा है, ये मसल्स में या लीवर में होता है ये प्रोसेस। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, जो कौन करता है, इंसुलिन करता है। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, जिसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, वो कौन करता है, वो ग्लूकागोन करता है, ठीक है। देन अदर फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, अगर मैं यहाँ कहूँ तो दूसरा फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। माने ये चीज, अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करना, है ना, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर कौन प्रमोट करता है, इंसुलिन, ठीक है। इसका मतलब ये सिंथेसिस कर रहा है प्रोटीन का, है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा रहा है। इसका मतलब इंसुलिन कैसा है, इंसुलिन जो है एक एनाबॉलिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, एनाबॉलिक, सिंथेसाइज वाला। सिंस इंसुलिन इज synthesizing the protein and glycogen, है ना, ग्लाइकोजन भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ब्रेकडाउन कम कर रहा है, एंड
reduces catabolism, है ना? Therefore it is a anabolic hormone. एनाबॉलिक हार्मोन है, ध्यान देना, ये एनाबॉलिक सिंथेसाइज करने वाला एनाबॉलिक हार्मोन, ये एक तरह का एनाबॉलिक हार्मोन। तो आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाबॉलिक हार्मोन, तो इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, जबकि ग्लूकागॉन इज अ कैटाबॉलिक टाइप ऑफ हार्मोन, वो इसका उल्टा करता है ना। नेक्स्ट अगर हम कहें तो ये अगला काम जो करता है फैटी एसिड्स को भी किसमें कन्वर्ट करने में, फैट्स में कन्वर्ट करने में को प्रमोट करता है, इस प्रोसेस को करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइपोजेनेसिस, है ना, लाइपोजेनेसिस। ठीक है, तो लाइपोजेनेसिस या लिपिड सिंथेसिस जो है, लाइपोजेनेसिस या लिपिड सिंथेसिस या फैट सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, कहां, इन एडिपोज टिश्यू, जो फैट टिश्यूज हैं उनमें, ताकि फैटी एसिड्स और फैट्स में डिफरेंस क्या होता है? फैटी एसिड तो बेटा ये है RCOH, जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो केमिस्ट्री में, उसी को बायो में फैटी एसिड्स बोलते हैं। और फैट्स तो जब फैटी एसिड्स के साथ कोई अल्कोहल जुड़ जाता है, तो वो फैटी एसिड बनते हैं, है ना। जैसे मोस्ट कॉमन अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, जो जब फैटी एसिड्स के साथ में बाइंड होता है तो वो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल बनाता है, द मोस्ट कॉमन टाइप। मतलब एसिड इसके साथ में अगर कोई भी अल्कोहल अटैच हो तो वो फैटी एसिड बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, फैटी एसिड नहीं, फैटी एसिड तो अरे यार, दिस RCOH, दिस इज फैटी एसिड। जैसे CH3 CH2 CH2 14COOH, ये एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गई, ये एक तरह का फैटी एसिड है, दिस इज अ वन काइंड ऑफ द फैटी एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, फैटी एसिड, क्योंकि छूने में चिकने होते हैं ये। ठीक है, अब हाँ इसके साथ कोई अल्कोहल जुड़ जाए, मान लो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल में ये जोड़ के बता दूं, ये CH2CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, दिस इज द ग्लिसरॉल, एक तरह का अल्कोहल होता है। तो जब ये इसके साथ बाइंड होगा तो क्या होगा, तो उस केस में यहाँ से H और ये OH निकल गया और फिर ये यहाँ पर बाइंड हो गया, तो देखो ये फैटी एसिड बन गया, CH3 CH2 CH2 होल 14 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2OH and CHOH and CH2OH, ये एक फैट है, दिस इज अ फैट, सिंपल मोनोग्लिसराइड्स टाइप का फैट है ये, हाँ दिस इज वन काइंड ऑफ द फैट, समझे। तो ये डिफरेंस होता है फैट और सर, फैटी एसिड में, गॉट इट और नॉट? हाँ सर। सर ऊपर वाली स्क्रीन दिखा दो एक बार। ये सर और ऊपर वाली। देख लिया? चलो यही लिख देता हूँ, एक और यस सर। फंक्शन। इंसुलिन जो है ये क्या करता है बेटा, ये मतलब फैटी एसिड्स को फैट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो फैटी एसिड का फैट में कन्वर्जन तो बढ़ाता है, लेकिन फैट का ब्रेकडाउन जो है उसको उसको क्या करेगा, कम करेगा, आया ना। तो अगर मैं कहूं तो ब्रेकडाउन एंड ऑक्सीडेशन, ब्रेकडाउन और एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, है ना, इनको क्या करता है, ये रिड्यूस करेगा। जब फैटी एसिड का फैट्स में फॉर्मेशन इंक्रीज करा तो ना डेफिनेटली इसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा यहाँ पर, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ फंक्शंस हो गए किसके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन। ओके, तो बेटा अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आई, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भाई। अगर हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हो, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, तो उस केस में एक डिजीज हो जाएगी इंसान को जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और ये डायबिटीज मेलाइटस जो है, अगर हम इसमें यहाँ कहें तो क्या हुआ डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, देखो और कैसे हुआ, क्या क्या हुआ समझना। हमने क्या कहा था कल वाली क्लास में, कहा था ये ब्लड वेसल है और ये टिश्यू। बताओ इंसुलिन का नॉर्मल काम क्या बोला था मैंने, इंसुलिन क्या करता था, ब्लड के ब्लड ग्लूकोज में लेवल को ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करता था। कैसे करता था, ब्लड परमिएबिलिटी या अपटेक ऑफ द ग्लूकोज जो है वो सेल में उसको बढ़ाता था ना, है ना, ग्लूकोज के अपटेक को सेल्स के अंदर उसको बढ़ाता था, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ाता था तो ग्लूकोज जाता था। अब लेकिन इंसुलिन क्या हो गया, कम हो गया। इंसुलिन कम हो गया इसका मतलब अपटेक ऑफ ग्लूकोज क्या हो गया, कम हो गया ना, आया ना। हाँ सर। ड्यू टू लेस इंसुलिन, है ना, अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स रिड्यूसेस, है ना। तो इससे क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, एंड विच रिजल्ट्स इन द डायबिटीज मेलाइटस। इसी के कारण डायबिटीज मेलाइटस होगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, व्हाट विल बी द सिम्टम्स, डायबिटिक पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। नंबर 1, यूरिन के साथ ब्लड लॉस ज्यादा होगा। नंबर 1 पॉलीयूरिया कंडीशन। पॉलीयूरिया, है ना, पॉलीयूरिया माने फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर या कोई आपका नोन अगर कोई डायबिटिक होता, आपने देखा होगा, अगर वो दवाइयां नहीं लेते हैं तो उनको बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, पॉलीयूरिया, क्योंकि शुगर को रिलीज करना है, ठीक है। जब पानी पॉलीयूरिया हो रहा है तो पानी बॉडी से बहुत बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा, उनको प्यास भी ज्यादा लगेगी, पॉलीडायप्सिया, पॉलीडायप्सिया, है ना। पॉलीडायप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास ज्यादा लगेगी उनको पानी पीने के लिए, एक्सेसिव थर्स्ट ज्यादा लगेगी उनको, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमने क्या कहा था कि इंसुलिन क्या कर रहा था, अगर आप देखो अभी इंसुलिन क्या कर रहा था, फैटी एसिड्स को फैट्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। अब जब इंसुलिन कम है, अगर बॉडी में इंसुलिन कम है, ठीक है, तो फैट्स का फैटी एसिड का फैट में कन्वर्जन कम हो जाएगा, फैटी एसिड का फैट में कन्वर्जन कम हो जाएगा, यानी फैटी एसिड का क्या बढ़ जाएगा, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स विल इंक्रीज, ठीक है बेटा, डिग्रेडेशन ऑफ द फैटी एसिड विल इंक्रीज। और जब डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है तो क्या होते हैं, उस केस में कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं। जब फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, है ना, तो क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। तो कीटोन बॉडीज बनती हैं इंसान के अंदर, आई बात में,
और इन कीटोन बॉडीज को यूरिन के साथ पास आउट करना शुरू करता है वो इंसान, फिर है ना, पास आउट विद यूरिन, और यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज का निकलना क्या कहलाता है? कीटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोसिस। तो इस इंसान के अंदर पॉलीयूरिया दिखाई देगा जिसमें बार बार पेशाब आएगा, पॉलीडायप्सिया होगा उसको, प्लस कीटोसिस होगा। और कीटोसिस के कारण ही ऐसे इंसान की जिसको डायबिटीज होती है ना, उसकी यूरिन से फ्रूटी स्मेल आती है। यूरिन हैव स्मेल ऑफ कीटोन्स, फ्रूटी स्मेल, कीटोन्स की फ्रूटी स्मेल होती है ना, फ्रूटी स्मेल, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। और इसलिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट अगर कहीं खुले में यूरिन पास आउट करता, तो आप देखना वहां चींटे हो जाते हैं, चींटियां हो जाती है, चींटियां वहां पर हो जाएंगी, है ना, क्योंकि शुगर है एक तो उसमें, यूरिन में शुगर है एज वेल एज कीटोन बॉडीज है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर जो इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो पॉलीयूरिया, पॉलीडायप्सिया, कीटोसिस बोला मैंने, प्लस मैंने क्या बोला, शुगर इन यूरिन, यूरिन के अंदर शुगर होगा, ठीक है। सर एक डाउट पूछना है सर। हाँ एक सेकेंड, क्योंकि कंडीशन क्या है, ग्लाइकोसूरिया हो रहा है उसको, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन हो गई है ना, तो यूरिन के साथ शुगर पास आउट होना शुरू होगा। हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि उसमें लिखा है कि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एसोसिएटेड विद नहीं एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड, कीटोन बॉडीज, ये लिखा है ना मैंने, कीटोन बॉडीज ये हार्मफुल होते हैं ना, कीटोन्स। हाँ हाँ हाँ, नहीं उसके अलावा और लिखा है एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, हाँ नहीं तो फ्रॉम ये, थ्रू यूरिन, थ्रू हाँ यूरिन। अरे तो ये लिखा है ना शुगर इन यूरिन, ये देखो ये लिखा है ना शुगर इन यूरिन पास आउट होना शुरू होगा, नीचे देखो तो सही। हाँ 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 तो यूरिन के साथ नॉर्मली आप हमारे यूरिन के अंदर शुगर थोड़ी ना होता है, लेकिन ऐसे केस हाँ, में नहीं। यूरिन के साथ क्या निकलना शुरू होगा, शुगर पास आउट होना शुरू हो जाएगा और ऐसे इंसान में, समझ हम्म। गए। तो सर शुगर यूरिन से निकलना और कीटोन बॉडीज का बनना दोनों में क्या रिलेशन है? कीटोन बॉडीज तो बेटा ऊपर देखो ना, ऊपर लिखा मैंने, यहाँ देखा नहीं तुम, इसका मतलब देख नहीं रहे हो, ये मैंने कहा कीटोन बॉडीज तो डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के कारण हो रहा है, जब फैटी एसिड का डिग्रेडेशन हो रहा है तो कीटोन बॉडीज बन रहे हैं, और ये कीटोन बॉडीज फिर यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली ग्लूकोज का अपटेक कम हो गया सेल्स में, तो यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर ही क्या रह रहा है, ग्लूकोज रह रहा है, और ग्लूकोज का ब्लड के अंदर नॉर्मल से ज्यादा रहना क्या कहलाता था, ग्लाइकोसूरिया। और जब ग्लाइकोसूरिया कंडीशन हो जाएगी तो फिर वो किसके साथ निकलना शुरू हो जाएगा, शुगर, शुगर यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। तो उनमें आपस में कहाँ रिलेशन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। नहीं बट एनसीईआरटी में तो एक ही लाइन में दिया हुआ है वो। हाँ तो लाइन एक करके एंड की हार्मफुल वो लिखा हुआ है ना, एक हाँ साथ ये हाँ थोड़ी हाँ, लिखा हुआ है कि शुगर, शुगर से कीटोन बॉडीज बन रहे हैं। अलग अलग एंड करके। आया ना, हाँ सर। ठीक है, समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट अगली चीज है ना, यहां पर अब हम कहें तो देखो, प्लस पॉलीफेगिया, पॉलीफेगिया मतलब ओवर ईटिंग, ऐसे इंसान को जिसके शुगर के साथ क्या निकल रही हो, यूरिन निकल, जिस यूरिन के साथ क्या निकल रहा हो, शुगर निकल रहा हो, है ना। अब हो क्या रहा है, बॉडी तो क्या मान रही है कि शुगर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि शुगर ग्लूकोज जो है यहाँ पर ब्लड के अंदर ही है, तो बॉडी, किडनी तो क्या मान के चल रही है कि भैया शुगर ज्यादा है, इसको बॉडी से बाहर निकालो, जबकि एक्चुअली सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं रही है, सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रही है। तो ऐसे इंसान को क्या लगता है कि सारे दिन ये लगता है कि कुछ खाऊं कुछ खाऊं कुछ खाऊं, डायबिटिक पेशेंट को, और जब वो सारे दिन कुछ खाऊं की कंडीशन में रहता है तो अक्सर क्या होते हैं, पॉलीफेगिया कंडीशन, एंड इट रिजल्ट्स इन वेट गेनिंग, ओवर वेट हो जाते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को देखो वो मोटे हो जाते हैं, है ना, और इसलिए उनको कहा जाता है हमेशा
डायबिटिक पेशेंट्स को कि फूड जो है वो स्मॉल पीसेस में खाओ, है ना, पीस मील्स में खाओ, पीस मील्स में मतलब टुकड़ों टुकड़ों में खाओ, छोटा कम कम छोटे छोटे, मतलब अगर आप 2 चपाती खाते हो तो उसको 8 टुकड़ों में बांट लो कि 8 हिस्सों में, और दिन में 8 टाइम में खाओ भाई, या 6 टाइम में खाओ, ऐसे स्मॉल पीसेस में, पीस मील्स में खाओगे भाई, ताकि आप ओवरवेट नहीं होगे। तो डायबिटिक पेशेंट को कभी भी एक साथ बैठ के खाना सारा नहीं खा लेना चाहिए, बल्कि उसके बजाय क्या होना चाहिए, असल में थोड़ा 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 खाना चाहिए। तो ये होता है। आगे क्या बात समझ में सर है ना? तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। नाउ अगर कभी किसी इंसान के अंदर इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हो जाए मान लो, तो क्या होगा? तो उस केस में इंसान को इंसुलिन शॉक हो सकता है, इंसुलिन शॉक, जिसमें पर्सन में गो इन द कॉमा, पर्सन में एंटर इन कॉमा कंडीशन, कॉमा में चल जा सकता है, समझना। हमने कहा कि ग्लूकोज के अंदर से ग्लूकोज, ब्लड में से ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाता है इंसुलिन। तो अब इंसुलिन ज्यादा हो गया मान लो किसी में, तो ज्यादा ग्लूकोज जा रही है सेल्स को, टिश्यूज को, है ना, ज्यादा ग्लूकोज जा रही है सेल को, तो हर एक सेल को, बॉडी की हर एक सेल को ग्लूकोज जो है ज्यादा जा रहा है, और बॉडी की हर सेल को ग्लूकोज ज्यादा जा रहा है, तो ब्रेन की सेल को जितना ग्लूकोज मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा। ठीक है, तो ब्रेन की सेल को अगर ग्लूकोज कम मिले तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन शॉक होगा, और उस इंसुलिन शॉक में क्या हो सकती है, उस इंसान की क्या डेथ तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। और इसीलिए हमेशा कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं इन डायबिटीज के केस में, हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि भैया शुगर बढ़ जाती है उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि शुगर बढ़ गई तो उसको दवा देके कम कर लेंगे हम, है ना, इंसुलिन के लिए टैबलेट्स आती हैं जो वो हम देके उसको शुगर की लेवल को कम कर लेंगे। लेकिन अगर शुगर का लेवल ब्लड में कम हो जाता तो उसको बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, वो खतरनाक कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें अगर आदमी बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, तो उसको रिवाइव करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये परेशानी हो जाएगी वहां पर। तो अब किसी में इंसुलिन शॉक मतलब शुगर का लेवल कम हो रहा है, क्या नाम, इंसुलिन का लेवल जो है हाई हो गया, ये कैसे पता पड़े? तो आपको उस केस में क्या दिखेगा, देखो आपको यहां पर दिखाई देगा कि ऐसे इंसान में स्वेटिंग हो रही है, हार्ट बीट बढ़ गई है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, स्वेटिंग बहुत तेज हो जाएगी उसके अंदर, है ना, और इससे आपको पता लग जाएगा कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। क्यों ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर और दूसरी सेल जो है उनको ग्लूकोज का अपटेक उन्होंने ज्यादा कर लिया, तो यहाँ स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और बेहोशी आना शुरू होगी। क्या हो जाएगा? बेहोशी आना शुरू हो जाएगा, है ना, तो अनकॉन्शियस हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा हो तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश, और फिर वो अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया तो कोमा कंडीशन में चला जाएगा भाई। फिर बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हाँ जी, हाँ गौरी बोलो, क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर अगर इंसुलिन का लेवल हाई हो रहा है तो ग्लूकोज बढ़ रहा है बॉडी में, तो ब्रेन की सेल्स को ग्लूकोज कम कैसे अरे मिलेगा फिर? भाई सुनो, आपके पास 4 चपाती है, समझना, 4 चपाती है आपके पास, और 4 चपाती में से एक भाई ने ले ली, एक बहन ने ले ली, एक पापा ने ले ली, और एक मम्मी ने ले ली, है, सबको बराबर मिली, ठीक है। अब क्या हुआ, अपटेक बढ़ गया,
तो भाई ने 2 ले ली और बहन ने भी 2 ले ली, तो अब मम्मी को और पापा को मिली क्या? नहीं सर। तो हमारे अंदर ग्लूकोज तो उतनी है ना, हमने खाना जो खाया उतनी है ना ग्लूकोज, तो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज जितनी बननी है ब्लड में, तो ग्लूकोज वही है ना। अब उस ग्लूकोज में से आपने दूसरी सेल्स को ग्लूकोज ज्यादा दे दी, ठीक है, तो जो जो सेल और दूसरी थी जिनको ग्लूकोज चाहिए था उनको नहीं मिलेगी ना। आपने हर सेल की, अब इनको कहते ले लो तुमको जितनी लेनी ले लो, तो इन्होंने ज्यादा ले ली चपाती, तो अब इनको मिली क्या? पास में नहीं ना। और ऐसे केस में अगर ब्रेन की सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिले तो परेशानी हो जाएगी। ब्रेन की सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा इंसान। यस सर। समझे? ऐसे इसलिए परेशानी होती है। तो दिस इज अबाउट द पेनक्रियाज। और अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूं अगली अबाउट द नेक्स्ट ग्लैंड, एंड दीज आर द गोनेड्स। अगले ग्लैंड जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, गोनेड्स। देखो बेटा, गोनेड्स के बारे में अगर मैं कहूं तो पहली चीज तो गोनेड्स दोनों के दोनों, चाहे मेल के अंदर मिलने वाली टेस्टिस है चाहे फीमेल के अंदर मिलने वाला ओवरी है, गोनेड्स जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। मेसोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? मेसोडर्मल। दोनों टेस्टिस एंड ओवरी दोनों के दोनों ही मेसोडर्मल हैं, ठीक है। नाउ गोनेड्स जो है ये 2 तरीके के हैं, हमको पता है। एक तो टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल, ठीक है बेटा। और ये बेसिकली क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, माने बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, है ना। कौन से गैमेट्स? मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है इनसे, और फीमेल के अंदर इनसे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? ओवम प्रोड्यूस करने ओवम। का काम करते हैं। तो मेनली इनका काम यहाँ पर क्या है? टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। लेकिन उसके अलावा ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इनका? दे सिक्रीट्स द हार्मोन आल्सो, है ना, हार्मोन आल्सो। और वो हार्मोन टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। और ओवरी से क्या निकलता है? एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन जो हैं फीमेल से ओवरी से निकलते हैं, और हम इनके बारे में यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद द ओवरी, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 3। तो पहले मैं डिस्कस करूं किसके बारे में बात कर रहा था मैं? सबसे पहले टेस्टिस के बारे में, है ना। टेस्टिस के बारे में बात कर लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द टेस्टिस। तो बेटा टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? मेल में, है ना। एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द लोकेशन, एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, लोकेशन कहाँ? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, स्क्रोटम में। हाँ, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, है ना। इन पोजीशन कहाँ होते हैं? इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर होते हैं, है ना। टेस्टिस आर present in the male in the extra abdominal condition and in the scrotum they are present there, scrotum में present है यहाँ पर। और अगर मैं टेस्टिस के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो एक चीज समझना कि टेस्टिस में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं हमारे अंदर नंबर में, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। और इनमें अगर आपको ध्यान हो तो ट्रांसफर सेक्शन जो अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने कहा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ऐसे, याद आ रहा है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम और ये
सर्टोली सेल्स होती हैं या नर्स सेल्स जिनको बोलते थे, और यहाँ हमको डिफरेंट स्टेजेस जो है ओवम की डेवलप होती हुई दिखती थी, और फाइनली जो स्पर्म जो है इन सर्टोली सेल्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं और डेवलपमेंट कर रहे होते हैं और नरिशमेंट ले रहे होते हैं। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स थे, ये ट्यूबुलर पार्ट जो एक्सोक्राइन पार्ट है एक तरह का टेस्टिस का, वो उनका नाम था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, स्पर्म सिक्रेशन का काम कर रहे हैं, फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर ये जो स्पेस है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये स्पेस, इस स्पेस का नाम होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ ग्रुप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, या हम इनको क्या भी बोलते हैं, लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, लेडिक सेल्स। और इन लेडिक सेल से रिलीज होता है एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यहां से लेडिक सेल से या इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। याद हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी जब मैंने डिस्कस की थी तो मैंने कहा था एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता था, एफएसएच रिलीज होता था, और वो एफएसएच इनको स्टिमुलेट करता था, और मेनली तो एलएच हार्मोन, मेन ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको मैंने क्या भी बोला था, आईसीएसएच, है ना, मेन ये था आईसीएसएच, सबसे मेन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन, है ना। एफएसएच का काम मेनली था स्पर्म्स का प्रोडक्शन, यहाँ पर इनमें टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन, और यहाँ टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करवाना एलएच या आईसीएसएच का फंक्शन था। तो वो एलएच या आईसीएसएच के इन्फ्लुएंस से इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन निकलता है, और ये किसी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप एक मेल के अंदर इसी के कारण होते हैं, इस हार्मोन के कारण। ठीक है, तो क्या काम करता है टेस्टोस्टेरोन? अगर हमसे कहे भाई टेस्टोस्टेरोन के क्या फंक्शंस है टेस्टोस्टेरोन के, तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में हम कहते हैं कि देखो, नंबर 1 तो क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब है, दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, बियर्ड एंड मुस्टैच, बियर्ड एंड मुस्टैच का डेवलप होना, है ना, आई बात में, या लो पिच ऑफ वॉइस का होना, एक सेकंड बेटा, है ना, तो देखो बेटा क्या बोला मैंने यहां पर, इसके लिए मैंने कहा कि भाई बियर्ड एंड मुस्टैच का डेवलप होना, है ना, लो पिच ऑफ द वॉइस। लो पिच ऑफ वॉइस से मतलब क्या है, एक मेल की आवाज जो होती है ना वो हमेशा भारी होती है, तो पिच तो कम होता है लेकिन हैवी होती है, भारी आवाज भारी होती है, हॉर्सनेस ज्यादा होती है हमेशा एक मेल की आवाज के अंदर, है ना। तो ये यहाँ पर इसके अंदर, उसके बाद अगर मैं कहूं यहाँ पर, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता था। स्पर्म प्रोडक्शन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, टेस्टोस्टेरोन का हाई होना स्पर्म प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है, उसके लिए भी यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, प्लस ये बॉडी ग्रोथ के लिए, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर बॉडी ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है, स्पेशली बोन्स एंड मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, बोन्स एंड मसल ग्रोथ।
उसमें भी यहाँ पर हेल्प करता है ना। और इसीलिए अगर आप देखो, क्योंकि आप मेल को देखो, मेल की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है और मस्कुलर भी ज्यादा दिखाई देता है मेल। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आई, है ना। अब देखो बेटा, एक बात और ध्यान से सुनना। वैसे टेस्टिस से निकलने वाला मेन हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन है डेफिनेटली, लेकिन टेस्टिस से एक हार्मोन और निकलता है जिसको मैं यहां पर कहता हूं इनहिबिन। क्या नाम है? इनहिबिन, या जिसको एक्टिन भी कहा जाता है। इनहिबिन या एक्टिन। मेन हार्मोन तो कौन सा है टेस्टिस से निकलने वाला? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या भी निकल रहा है? इनहिबिन या एक्टिन भी निकलता है। तो भाई क्वेश्चन आया सर, ये इनहिबिन या एक्टिन कहां से निकलता है? एक्टिन, या जिसको मैं क्या कह रहा हूं, इनहिबिन। ठीक है, तो एक्टिन या इनहिबिन जो है ना बेटा, ये निकलता है सर्टोली सेल से। याद है सर्टोली सेल्स? ये देखो, ये यहाँ पर तो क्या बोला था मैंने, इन सेल्स को सर्टोली सेल्स बोला था, ये है ना, या नर्स सेल, या अगर आपको ध्यान हो तो इन सेल्स को मैंने क्या भी कहा था चैप्टर नंबर 3 में, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहा था। तो उनसे ये एक हार्मोन निकलता है इनहिबिन। तो इनहिबिन कहां से निकला भाई? सिक्रेटेड फ्रॉम नर्स सेल और सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल। सस्टेंटिकुलर सेल से यहां पर ये क्या होता है बेटा, ये हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? एक्टिन या इनहिबिन ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, यहां से निकला ये। और इनहिबिन हार्मोन जो है, अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इनहिबिन हार्मोन जो है ये इनहिबिट करता है यहां पर एफएसएस को। एफएसएस हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा था ना, उस एफएसएस हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ठीक है, उसके लिए यहां पर ये होता है। तो अब आई भाई बात कि सर प्रॉब्लम्स बताओ, डिसऑर्डर्स क्या हो जाते हैं इनके कारण? भाई एक मेल के अंदर कोई डिसऑर्डर होता है क्या इन हार्मोन की इससे? तो चलो हमने कहा भाई डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ टेस्टिस, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है ना, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बात कर रहा हूं मैं, और कई सारे होते हैं लेकिन हार्मोनल के बारे में बात चल रही है अपनी यहाँ पर। तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स में अगर मैं कहूं यहाँ पर, तो सबसे पहला मेल हाइपोगोनेडिज्म। मेल हाइपोगोनेडिज्म, मेल हाइपोगोनेडिज्म से क्या मतलब है कि जब टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन जो एक तरह का एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रो माने मेल, जन माने बनाने वाला, मेलनेस के करेक्टर बनाने वाला, है ना। जब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन क्या हो जाए, सिक्रेशन इज लो, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसके कारण से क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, डिसफंक्शनिंग के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी? तो नंबर 1 तो सबसे पहला स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अभी अभी हमने कहा स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है बेटा। तो स्पर्म प्रोडक्शन क्या होगा, विल बी अफेक्टेड, स्पर्म प्रोडक्शन कम होगा ऐसे के अंदर। आगे बात समझे। प्लस प्लस क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जरूरी है, मस्कुलेचर के लिए डेवलप जरूरी है, तो क्या होगा इसके अंदर,
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना, एंड मस्कुलेचर, एंड musculature do not develop properly. ठीक है, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। अगर एक मेल के अंदर इसका सिक्रेशन क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाए। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। आया ना? ठीक है, तो ऐसे में असल में आप क्या देखोगे, एक मेल के अंदर अगर आप देखो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया यहाँ पर, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो ये इसमें क्या दिखाई देगा, उसमें ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में एक फीमेल हार्मोन का लेवल थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, है ना। तो ऐसे केसेस में वो क्या कहलाएंगे, यूनुक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यूनुक। और प्रॉब्लम क्या कहलाएगी? यूनुकॉइडिज्म। शादी ब्याह में देखा ना अपन, कई सारे लोग आते हैं ना वहां पर, हाँ या ना? सर कहाँ पे मतलब? अरे छक्के नहीं आते अपने यहाँ शादियों में, मेल ऐसे जो होते तो मेल है, लेकिन मेल बने नहीं, प्रॉपर तरीके से मेल नहीं बने, ठीक है। तो उनमें तो बस अब फर्क क्या है, यूनिकॉइडिज्म में और हाइपोगोनाडिज्म में फर्क क्या है, ध्यान से समझना। यूनिकॉइडिज्म में तो टोटल फेलियर हो गया ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, फेलियर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ही सिक्रीट नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तब तो परेशानी हो जाएगी यूनिकॉइडिज्म। और अगर थोड़ा बहुत भी सिक्रेशन हो रहा है उसके अंदर, तो वो हाइपोगोनेडिज्म कहलाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बहुत सीवियरली कम है, बिल्कुल ऑलमोस्ट फेलियर है, तो यूनिकॉइडिज्म कहलाएगा। उसके अंदर वहां पर इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर जो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये डेवलप नहीं होंगे। तो मेल हाइपोगोनेडिज्म यूनिकॉइडिज्म में रिजल्ट होता है फाइनली, अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो। बात में आगे क्या? हाँ यस सर। ठीक है, सर चलो तो जी। सारे ट्रांसजेंडरिक पीपल यूनिकॉर्डिज्म है? नहीं, ट्रांसजेंडर्स जिनको आप बोल रहे हो उनमें देखो कई सारी चीजें हो सकती है। वो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम वाला हो सकता है, वो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, या वो ये मेल है तो यूनुक हो सकता है, यूनुकॉइडिज्म वाला हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन सारे ट्रांसजेंडर यूनुक होते हो ऐसा नहीं। अभी ये मेल वाले बोले मैंने, ऐसे फीमेल्स में भी तो होगा। अच्छा ओके अब सर। देखो दूसरी चीज एक और समझना, एक चीज समझना, मेल में, किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन, एक मेल है, ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन तो हो गया कम, टेस्टोस्टेरोन तो कम हो गया, और एड्रिनल ग्लैंड से अब कंपैरेटिवली ईस्ट्रोजन का क्या हो गया, कंपैरेटिवली ईस्ट्रोजन हो गया हाई, हाँ या ना? क्योंकि ओवरी से क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया, तो ओवरऑल ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, और इसके कारण से मेल के अंदर क्या हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड साइज में एनलार्ज हो जाती हैं, हो जाती है या नहीं हो जाती है? जो यूनुक जो आते हैं या मेल जो आते हैं, है ना, मैं उनमें क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड जस्ट लाइक द फीमेल्स होती हैं साइज में एनलार्ज, एंड दैट कंडीशन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया, तो देखो ये गायनेकोमेस्टिया भी तो है। सर आपने अभी भी कहा कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, ओवरी उसमें फट जाती है मेल्स में। ओवरी कहाँ बोला यार मैंने, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ओवरी कहाँ बोला, मेमोरी नहीं ग्लैंड आपने ओवरी बोला था। ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड से हाँ हाँ। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया फ्रॉम द वहां से
एड्रिनल कॉर्टेक्स से, नॉट फ्रॉम ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओवरी तो है ही नहीं मेल में ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मेल के अंदर। ना अब हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। अब फीमेल में स्ट्रक्चर आया ओवरी। पोजीशन कहाँ है फीमेल में ओवरी की, तो हमको पता है इन द फीमेल ओवरी की पोजीशन इंट्रा एब्डोमिनल होती है, इंट्रा एब्डोमिनल, है ना। कहां पर, इन पेल्विक कैविटी, याद है ना। पेल्विक कैविटी में बोलते थे हम कि भाई पेल्विक कैविटी में, पेल्विक गडल के बीच में जो है वहां पर हमारे इन बिटवीन पेल्विक गडल, है ना, वहां पर पेल्विक गडल के बीच में यहाँ हमारी जो ओवरी प्रेजेंट होती है। और नंबर में हमने क्या कहा था, ये 1 पेयर होती है। ठीक है, अब देखो ओवरी के बारे में अगर तुमको याद हो तो अपन ने जब ट्रांसफर सेक्शन के बारे में डिस्कशन किया था ओवरी के अंदर, तो मैंने यहां पर एक सेकंड बेटा, हाँ, तो ओवरी के बारे में अगर ध्यान हो तो ओवरी के अंदर यहां पर हम कहते थे ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट था, है ना, और ये मेडुला वाला पार्ट था। सारी चीजें अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हुए हैं, याद है ना। जब फॉलिकल मैच्योर होती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको मैंने क्या कहा था, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल में अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ग्राफियन फॉलिकल में एक लेयर बोली थी जिस लेयर का नाम था थीका इंटरना। क्या नाम था, थीका इंटरना। तो ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरना से, ध्यान से सुनना, ओवरी, ओवरी में कौन, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, और ग्राफियन फॉलिकल की लेयर है जिसका नाम है थीका इंटरना। इस थीका इंटरना लेयर से एक कैटेगरी के हार्मोन निकलते हैं जिनको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं। और ये ईस्ट्रोजन किसी भी फीमेल में फेमिनाइन कैरेक्टर्स के लिए, फेमिनाइन कैरेक्टर्स के लिए, फेमिनाइन कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, माने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स माने डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल। ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी फीमेल में, वो यहाँ पर ईस्ट्रोजन के कारण है। और फिर तुमको पता हो तो याद होगा ये फॉलिकल का डेवलपमेंट कब होता था। ये फॉलिकल का डेवलपमेंट होता था जब एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता था, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएस का सिक्रेशन होता था तब। तो एफएसएस का सिक्रेशन जब होता था तो वो किसको, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता था और वहां पर ये सिक्रेशन होता था। फिर मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कहते थे कि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आते आते क्या हो जाता है, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक आते आते जो है हाई लेवल हो जाता है किसका, एलएच का, है ना। और एलएच के हाई लेवल के कारण ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती थी, रप्चर हो जाती थी और इसमें से सेकेंडरी oocyte वाला ओवम निकल जाता था, ल्यूटिनाइजेशन। और उसके बाद ये ग्राफियन फॉलिकल अब किसमें, एक दूसरी येलो कलर की एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता था। एंड दिस येलो कलर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से दूसरा हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, इसको हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बोलते हैं।
क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तभी प्लेसेंटा बनेगा, तभी प्लेसेंटा बनेगा। स्ट्रॉन्ग प्लेसेंटा बनने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होना जरूरी है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई नहीं हो तो अबॉर्शन के चांस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो मैंने बोला जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है वो यहां पर है कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, जब पिट्यूटरी मैंने डिस्कस की थी तभी शायद मैंने कुछ चीजें आपको बता दी थी, फिर वापस रिपीट कर देता हूं। याद होगा मैंने कहा था वहां पर कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ना, ये किसी फीमेल में मिल्क फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था और ये निकलता था एंटीरियर पिट्यूटरी से। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से और मिल्क फॉर्मेशन के लिए था। ऑक्सीटोसिन जो था वो था मिल्क इजेक्शन के लिए, वो था मिल्क इजेक्शन, है ना, और ये निकलता था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ईस्ट्रोजन, है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है मेमरी, ये निकलता है ओवरी की लेयर जो थीका इंटरना बोल रहा हूं उससे, है ना, ग्राफेन फॉलिकल की। और ये ईस्ट्रोजन डक्ट्यूलर ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, डक्ट्यूलर ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का ही पार्ट है। तो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड साइज में बढ़ती है, एनलार्ज होती है। क्यों? क्योंकि डक्ट जो उसकी लैक्टिसिफेरस डक्ट है, उनका भी डेवलपमेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एल्वियोलर ग्रोथ को प्रमोट करता था, इन द एल्वियोलर ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड को प्रमोट करता है। तो ये चार हार्मोन का फंक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेमरी ग्लैंड अगर मैं कहूं तो चारों के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन से। तो ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, इसके साथ साथ मेमरी ग्लैंड के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर ये जरूरी होता है और ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। तो ये दो मेन हार्मोन है जो कि ओवरी से निकलते हैं। एक का नाम मैंने बोला ईस्ट्रोजन और एक का नाम बोला मैंने प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन इसके साथ अगर तुमको याद हो तो अपन ने चैप्टर नंबर 3 में एक और हार्मोन पढ़ा था, रिलैक्सिन। एक हार्मोन पढ़ा था रिलैक्सिन, ठीक है। अगर याद आ रहा हो तो जस्ट बिफोर द प्रेगनेंसी मैंने कहा था कि फीमेल में जब लेबर पेन चल रहे होते हैं, लेबर पेन हो रहे हैं, उसके बाद में बेबी पैदा होने से जस्ट पहले एक बूस्टर डोज जो है वो छोड़ी जाती है जिसका नाम है रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता था, अगर ध्यान आ रहा हो तो मैंने कहा था कि पेल्विक गडल को डायलेट करने का काम करता है ये। क्यों? क्योंकि हमारी जो वेजाइना है वो पेल्विक गडल के बीच में से निकल रही है और वो बहुत छोटी है। तो उस समय अगर नॉर्मल डिलीवरी के समय बेबी वहां से निकल के बाहर आने की कोशिश करेगा तो सर्विक्स वाले रीजन में उसकी गर्दन फंस जाएगी बेबी की और दम घुट के मर जाएगा बच्चा पैदा होने से पहले ही। इसलिए बेबी के पैदा होने से जस्ट पहले जो कूल्हे की हड्डियां होती है फीमेल की वो चौड़ी होती हैं, डायलेट होती है, पेल्विक गर्डल्स डायलेट होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि वेजाइना को ज्यादा स्पेस मिले टू द एक्सपैंड। और जब वो ज्यादा स्पेस मिलता है तभी क्या होती है, वहां से वो बेबी जो है नॉर्मल तरीके से एक बॉडी से बाहर आ पाती है। ठीक है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ द लिगामेंट्स इन द पेल्विक गर्डल, उसमें ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है काम आता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम only
ओनली, सिर्फ और कभी नहीं निकलता, ओनली ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, later stage of the pregnancy, just before birth of a child. Birth of a child, है ना? It soften ligaments, it soften ligament and help to dilate pubic symphysis of pelvic girdle. So that vagina can expand and baby can come out from female body easily, फीमेल बॉडी इजीली, ताकि फीमेल की बॉडी से वो आसानी से बाहर आ पाए। इसके लिए यहाँ पर ये डायलेट मतलब वो उसको स्मूथ कर देता है। डायलेट का मतलब क्या है यहाँ पे? चौड़ा करना, डायलेट मतलब चौड़ा करता, वाइडन। हाँ, ओके, आगे बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब देखो, अगर हाइपोसिक्रेशन हो किसी फीमेल में, हाइपोसिक्रेशन ऑफ व्हाट? हाइपोसिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, है ना? तो ऐसे में क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो पुअरली डेवलप होंगे, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगे, वो पुअरली डेवलप्ड होंगे बेटा, पुअरली डेवलप्ड, है ना? तो माने सेकेंडरी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पुअरली डेवलप होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं होगी, ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, ठीक है? दीज ऑल विल बी द सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द फीमेल्स, जो यहाँ पर इसके कारण दिखाई दे सकती है। तो यहाँ आके ये मेरे कुछ हार्मोन जो कि टेस्टिस से और ओवरी से निकलते हैं उनके बारे में बात कंप्लीट हुई। कोई ऐसी चीज जो कि यहाँ तक मैं पूछनी हो तो पूछो बिफोर आई एंड अप विद द क्लास।